आज बेसिकली हम लोग वन शॉट में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, ठीक है ना। आपको स्लाइड्स से ज्यादा फोकस करना है जो मैं बताऊंगा उस पर, ठीक है ना। क्यों? स्लाइड्स में सब कुछ वही लिखा है जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। इवन स्लाइड भी एक किताब से ही बनाई गई है ना। अगर किसी ने पढ़ी होगी तो समझ में आएगा, एस चांद की कॉपी है ना। कुछ कुछ कट्स में उससे लेके आया हूं, ठीक। बट इसमें जो लिखा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एएमयू एंट्रेंस में या कोई भी फाउंडेशन लेवल का आप एग्जाम देंगे, उसमें कई सारी चीजें ऐसी पूछ ली जाती हैं जो आपके सिलेबस से एकदम क्या होती हैं, बियॉन्ड, है ना। तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग एबिलिटी जनरेट करनी होती है कि भैया अब इसमें कैसे सोचें, कैसे इसका आंसर दें, ठीक है। इंटरेक्ट करेंगे पूरी क्लास में। आपको गलत आता है, आपको सही आता है, डजंट मैटर, आप मुझे आंसर दोगे, है ना। चलो, सबसे पहले मैटर इन अवर सराउंडिंग में पहला शब्द आता है व्हाट इज मैटर। बताइए मैटर क्या है? हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई करे क्या, स्पेस, और हैव मास। वो कोई भी चीज जो या तो कुछ ना कुछ स्पेस घेरे और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, मास, उसको मैं क्या बोलूंगा, मैटर। जैसे क्या ये पेन मैटर है? हाँ, क्योंकि सर इसका कुछ मास है ना, 10 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, जितने का भी हो, और ये कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहा है। कैसे पता चला स्पेस घेर रहा है? सर जिस जगह पर ये है, अब इस जगह पे कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, है ना। क्या मैं मैटर हूं? हाँ। क्या ये बोर्ड मैटर है? हाँ। सब कुछ क्या है, जो भी हमें दिख रहा है वो सब चीजें क्या है, मैटर हैं। अच्छा, तो जो नहीं दिख रहा क्या वो मैटर नहीं है? ऐसा नहीं बोल रहा मैं। जैसे एयर दिखती है, नहीं। क्या एयर मैटर है? क्यों? अगर मैं तुमसे पूछूं एयर किससे बनी है तो तुम बता सकते हो। अगर तुम कोई चीज किससे बनी है ये बता सकते हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, मैटर हो जाएगी। जैसे एयर किससे बनी है? सर गैसेस से बनी है। गैस किससे बनी है? सर एलिमेंट से बनी है। एलिमेंट्स किससे बने हैं? सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं? आप बोलोगे सर क्वार्क्स नाम के एक मटेरियल होता है उससे बने हुए हैं। या चलो आपको पता नहीं है पर आपको ये तो पता है इलेक्ट्रॉन भी किसी से बना है। या आपने इलेक्ट्रॉन का मास तो सुना होगा, है ना, 9.1 इंटू समथिंग कुछ 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 होता है। बोलो भाई, तो इसका मतलब ये सब चीजें क्या हैं, मैटर है। मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी किससे बनी है? काइनेटिक एनर्जी किससे बनी है? सर किसी से बनी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा मत बोल देना सर काइनेटिक एनर्जी मोशन से बनी है। मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी किससे बनी है? किसी से नहीं बनी। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ मैटर? नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी या किसी भी टाइप की एनर्जी मैटर में नहीं आएगी। तो इसका मतलब यूनिवर्स को दो भागों में बांट लिया गया है। एक को बोला गया है मैटर, दूसरे को बोला गया है एनर्जी। which do not have mass and which do not occupy space is called energy। सर इस कमरे में बहुत गर्मी है, मैं इस कमरे में घुस नहीं पाऊंगा। क्यों? गर्मी मुझे घुसने नहीं दे रही है। बेवकूफी वाली बात है ना। गर्मी ने कोई जगह थोड़ी घेर ली है जो तुम्हें घुसने नहीं दे रही। बोलो भाई, तो वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। मैटर क्लियर है? तो जो भी कोई चीज जो तुम्हें दिखाई दे, है ना, या तुम जिसका मास बता सको, या वो कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करे किसको, स्पेस को, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है। मैटर के 3 क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे 2 और होते हैं, एक को बोला जाता है प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कुछ लोग इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं BEC। और चौथा क्या है, प्लाज्मा। दोनों ही हमारे मतलब के नहीं है, बस हवाबाजी करने के लिए मैंने आपको बता दिए। एक प्लाज्मा भी होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। प्लाज्मा कहां पाया जाता है? आप बोलोगे स्टार्स में पाया जाता है ना। नियॉन गैस का जो ट्यूब होता है उसके अंदर पाया जाता है। बहुत गर्मी वाली जो जगह होती है जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, वहां पे आप प्लाज्मा को देख सकते हो। नदन लाइट्स में पाया जाता है।
है ना। तो ऐसी जगहों पर आपको प्लाज्मा मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इतने में कोई डाउट, ठीक। तो बस नोटबुक में आपको इतना लिखना है, मैटर की डेफिनेशन, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। Which occupy space and have mass is called matter. ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। सबके देखो कुछ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे शुगर क्या है, सॉलिड है। सैंड सॉलिड, आयरन सॉलिड, वुड सॉलिड, रॉक्स सॉलिड, मिनरल्स, आइस, ये सब क्या है, सॉलिड है। पेट्रोल, दूध, पानी, तेल, केरोसिन, अल्कोहल, ये सब क्या है, लिक्विड है। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, ये सब क्या है आपके, गैस है। सेम चीज अलग अलग स्टेट दिखा सकती है, जैसे H2O जब आपने सॉलिड बोला तो मतलब ये क्या था, आइस। H2O जब आपने वाटर बोला तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। और सेम ही H2O जब आपने स्टीम बोला तो ये क्या हो जाएगा, वेपर, या फिर आप बोल लो गैस। इतना ठीक है। आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या है ऐसा जो किसी को सॉलिड, लिक्विड या गैस बनाता है, उसके अंदर के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जैसे अगर मैं शुरुआती डायग्राम में ही देखूं तो आपको दिखेगा सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, क्या इनको जगह नहीं मिल रही इधर उधर घूमने के लिए, है ना। पर क्या ये स्टेशनरी हैं, आप बोलोगे नहीं, सॉलिड के पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं हैं, वो अपने अंदर हल्के हल्के वाइब्रेटरी मोशन दिखा रहे हैं। कैसे मोशन दिखा रहे हैं, कुछ लोग या कुछ किताबें इसको टू एंड फ्रो मोशन भी लिखती हैं। कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। सही है, ठीक। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, या आप बोलो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या ये सॉलिड से तेज मूव कर सकते हैं, हाँ। और क्या गैस में गैप बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसकी वजह से क्या ये और भी ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, बोलो भाई। तो अगर मैं बात करूं मोबिलिटी की या स्पीड की या मूवमेंट करने की टेंडेंसी की, वो किसके अंदर ज्यादा है, गैस के अंदर। किसके अंदर सबसे कम है, सॉलिड के अंदर। और बीच की कौन है, लिक्विड, ठीक है ना। ये जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है इसी को बोला जाता है फ्लूइडिटी। क्या बोला जाता है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो। क्या बोलते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो। तो सबसे ज्यादा किसमें है, गैस में, उसके बाद किसमें है, लिक्विड में। और सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, हम बोलेंगे दे डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करते। इतना क्लियर, चलिए आओ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे। पहली हमने कब पढ़ ली, कौन सी, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। जैसे अगर मैं यहां पर, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने हाथ पर रख दिया, तो क्या ये अपने आप गिर जाएगा, नहीं, जब तक मैं इसको गिराऊंगा नहीं तब तक ये नहीं गिरेगा। तो सॉलिड अपने आप मूव नहीं करते। अगर सॉलिड अपने आप मूव करने लगे हैं इसका मतलब घर में हवन कराने की जरूरत है, ठीक है ना, घर में किसी का वास हो चुका है। तो सॉलिड डू नॉट फ्लो। अगली बात, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये कैसे पता करोगे सर, मान लो तुम्हारे पास एक बॉटल है,
ठीक है ना। तुमने बॉटल में एकदम ढक्कन भरने तक की जगह नहीं छोड़ी, मतलब ढक्कन लगाने तक की जगह नहीं छोड़ी, पूरा ऊपर तक क्या है, चीनी से भर दिया उसको या नमक से भर दिया। अब आप बोल रहे हो सर पूरी बॉटल मेरी भरी हुई है, इसमें कहीं भी बीच में स्पेस खाली नहीं है। मैंने क्या किया, मैं ऊपर से आया और पानी डाल दिया, पानी अंदर चला गया और चीनी घुल भी गई। पानी अंदर गया, इसका मतलब बॉटल के अंदर अभी भी गैप मौजूद था, तभी तो पानी अंदर गया। इसका मतलब सॉलिड कभी भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भर नहीं सकते। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। क्यों, क्योंकि ये हैवी होते हैं, इसीलिए इनका मास ज्यादा होता है और इनका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आइस लेके आया, मैंने आइस को रूम के एक कोने में रख दिया, ठीक, और टेम्परेचर ऐसा मेंटेन कर दिया कि आइस पिघल नहीं सकती, तो क्या वो 1 घंटे बाद जब आओगे और देखोगे उसी कोने में मिलेगी? बोलो भाई, आप कहोगे हाँ सर उसी कोने में मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उस आइस को गर्म कर दिया, वो वाटर बन गया। क्या वाटर अपने आप फ्लो होने लगेगा? जब वो फ्लो होगा तो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह घेरेगा तो मैं बोलूंगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो मैंने उसको और हीट किया, वो स्टीम बन गई, स्टीम बन गई तो क्या पूरी स्टीम पूरे रूम में घूमेगी? बोलो भाई, क्या पानी पूरे रूम में घूम रहा था? नहीं, आप बोलोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे फ्लोर पे घूम सकता है, लेकिन क्या पूरे रूम में घूमेगा? नहीं। लेकिन क्या स्टीम पूरे रूम में घूमेगी? तो इसका मतलब सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम उससे ज्यादा होता है, और गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। गैस को जिस कंटेनर में रखते हो, गैस उसी कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है, यानी कि गैस का वॉल्यूम कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। अगर आपने पानी की एक ड्रॉप डाल दी एक 10 लीटर के कंटेनर में और उस ड्रॉप को वेपराइज करा दिया, पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे स्टीम में चेंज हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अब वो पानी वाली जो स्टीम है वो पूरे के पूरे 10 लीटर में घूम रही है। सही है। लेकिन अगर वही ड्रॉप आप 20 लीटर के कंटेनर में रखते तो मैं क्या बोलता कि पूरी की पूरी जो पानी की ड्रॉप है वो स्टीम बनने के बाद 20 लीटर वाले कंटेनर में घूम रही है। सही है। लेकिन पानी की ड्रॉप जब आपने 10 लीटर वाले में रखी थी, जब 20 लीटर वाले में रखी थी, तो वो तो ड्रॉप थी, वो तो किसी एक पॉइंट पे ही आपने टिपकाई होगी। बोलो भाई, तो इसका मतलब उस समय उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। सही है। या मान लो उस जगह आप आइस रख देते, आइस का वॉल्यूम भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। लेकिन क्या गैस का वॉल्यूम भी सेम रहा होगा? नहीं, गैसेस ऑक्यूपाई व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। इतना क्लियर है? अगला देखो, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड्स को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ये मच क्यों लिखा है? क्योंकि सॉलिड एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे को बोला जाता है अमॉर्फस सॉलिड। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। जो सॉलिड की इमेज आपके दिमाग में है वो शायद क्रिस्टलाइन की है, जैसे ये पेन, पेन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। बोर्ड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर मैं बात करूं रबर की, रबर क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। क्यों? क्योंकि अगर आप रबर की बात करो तो रबर को आप खींच सकते हो, बोलो, बेंड कर सकते हो, तो क्या आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। तो क्या वो सॉलिड नहीं है? नहीं सर, वो सॉलिड तो है पर वो ट्रू सॉलिड नहीं है। तो ऐसे नॉन ट्रू सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, अमॉर्फस सॉलिड्स। और दूसरे कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन। बाकी अभी डिटेल में हम इनकी बात करेंगे। यार अभी इधर आ जाते हैं। तो सॉलिड्स को आप पिचका के दबा के बहुत ज्यादा उनकी शेप चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा करोगे तो सॉलिड टूट जाएगा। ठीक है जी। अगली बात, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी बात हम डिटेल में कर चुके। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? जल्दी से पांचों प्रॉपर्टी लिख लो।
हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स की। तो देखो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर फिक्स्ड शेप नहीं होती। फिक्स्ड वॉल्यूम की तो मैंने बात कर ली, फिक्स्ड शेप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कंटेनर बने हुए हैं। बोलो हर कंटेनर में आप देखो जैसे आप लिक्विड को डाल रहे हो उनकी शेप क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। यानी कि लिक्विड्स उन्हीं कंटेनर की शेप ले ले रहा है जिसमें उसको डाला गया हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। और सॉलिड्स में ऐसा नहीं हो रहा था। लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। आप सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स को भी बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, कारण वो ठीक है सॉलिड से थोड़ा दूर है पर इनफ क्वांटिटी में पास पास है। एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल दूर होते हैं तो उनके अंदर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है, अट्रैक्शन। ये तो तुम्हें पता है, दो मॉलिक्यूल आपस में दो तरीके के फोर्स दिखा सकते हैं, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। रिपल्शन जब कब रोल में आता है, जब दो मॉलिक्यूल या दो एटम या दो सब्सटेंस बहुत पास आ जाएं, और जब बहुत दूर चले जाएं तो क्या होता है, अट्रैक्शन। जब पास आ जाएं तो रिपल्शन। तो मान लो गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल ठीक ठाक पास होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अब ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, तो आपने क्या किया, इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, ये पास आए, आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, इतना पास आ गए कि अब तुमने बोला अरे सर ये तो इतना पास आ गए कि ये तो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे। तो आप क्या बोलोगे, गैस को कंप्रेस करके आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इनफ स्पेस आपके पास अवेलेबल था कि आप उसको पास लेके आ जाओ। जैसे आपने सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, सिलेंडर में भरा, आराम से आप उसको यूज कर रहे हो, है ना। या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, क्या किया आपने, पेट्रोलियम गैस को क्या कर दिया, लिक्विफाई। कैसे किया, सिलेंडर में भर के। सिलेंडर में क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, प्रेशर लगने की वजह से क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अगर प्रेशर रिलीज कर दोगे क्या होगा, वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना सही है, ठीक। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मैंने पानी पे प्रेशर लगाया और पानी बर्फ बन गया? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इवन आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। कैसे करोगे, एक सिरिंज लो, सिरिंज जानते हो जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें पानी भर लो, है ना, और आगे से सिरिंज का नॉब बंद कर लो और पीछे से प्रेशर लगाओ। आप देखोगे एक टाइम के बाद आप प्रेशर लगा ही नहीं पाओगे, कारण लिक्विड जितना पास आ सकता था वो उतना पास आ गया, अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता। अगर आप पागलों की तरह इसके आगे प्रेशर लगाते चले गए तो दो काम होंगे, या तो आपकी सिरिंज टूटेगी, यानी कि सिरिंज का जो नॉब आप दबा रहे हो वो टूट जाएगा, या फिर अगर आपने लोहे का नॉब ले रखा है या ऐसा नॉब ले रखा है ऐसे मटेरियल का जो टूट नहीं सकता, तो क्या होगा, अंदर इतना प्रेशर क्रिएट होगा, इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि सिरिंज की वॉल्स फट जाएंगी। लेकिन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ओनली, लेकिन आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ओनली। केवल प्रेशर लगा के ये काम नहीं किया जा सकता, टेम्परेचर की मदद से कर लेंगे, वो सीखेंगे। और उसमें सीखना क्या है, पानी को फ्रिज में रखो बर्फ बन जाता है, ठीक है, सिखाए हम ऑलरेडी। टेम्परेचर कम करने से वो बर्फ बन जाएगा। तो टेम्परेचर की मदद से क्या ये दोनों काम अकेले किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। क्या प्रेशर की मदद से ये दोनों काम किए जा सकते हैं? आप बोलोगे सर ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला नहीं कर सकते। इतना क्लियर, ठीक। आगे देखो, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, मतलब गैस से ज्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सेम लिक्विड में भी होता है, ये भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली नहीं भरते। इसको कैसे समझोगे, मान लो तुमने क्या किया, पानी में चीनी कैसे मिलाओगे, चीनी, हाँ ठीक है चलो चीनी भी मिला सकते हो। मान लो आपके, अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, एक गिलास पानी है आपके पास, है ना, आपने गिलास को अप टू द ब्रिम भर दिया, मतलब जहां तक भर सकते थे पानी आपने भर दिया। अब आप कह रहे हो सर कंटेनर पूरा भर चुका है, मैंने ऊपर से चीनी घोल दी, चीनी अंदर जाके घुल गई और पानी बाहर नहीं निकला, इसका मतलब लिक्विड ने अपने कंटेनर को पूरा
नहीं भरा था, यानी कि लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या थे, गैप थे, जहां पर चीनी जाके छिप गई और आपको दिखना शुरू नहीं हुई। आप पानी उड़ा दो, जैसे पानी उड़ाओगे सारी की सारी चीनी नीचे बैठी हुई मिल जाएगी, इसका मतलब चीनी छुपी ही थी, चीनी लिक्विड नहीं बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें नहीं दिख रही थी क्योंकि चीनी के छोटे 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 पार्ट हुए और वो हर पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जा जाके छिप गए। लेकिन जैसे ही आपने पानी उड़ाया तो सारी की सारी चीनी जितनी थी पूरी की पूरी नीचे आपको क्रिस्टलाइज होके मिल जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सिलेंडर में भर के लाए ऑक्सीजन, आपने ऑक्सीजन डाल दी अंदर, आपको पता है ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिससे मछलियां सांस लेती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल गई इसका मतलब पानी के अंदर स्पेस प्रेजेंट था। क्लियर है, हो गए पांचों पॉइंट, जल्दी से पांचों लिख लो। चलें आगे। चलो अब बात करते हैं गैस की। तो गैस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसकी बात कर चुके हैं। गैस को आप बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, ये भी हो चुका है। गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, कारण मास बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम। अगली बात, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, कारण जहां कुछ नहीं होगा वहां गैस तो प्रेजेंट होगी ही, ठीक है ना, एक्सेप्ट वैक्यूम, वैक्यूम की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। और गैसेस कैन फ्लो इजिली। पांचों पॉइंट हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट और टेक होम पॉइंट्स कौन से होते हैं। आप बोलोगे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सॉलिड की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस, सही है। अगर मैं बात करूं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो भी किस में ज्यादा, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। बोलो अगर मैं बात करूं फ्लूइडिटी की, ये सब पूछ लिए जाएंगे आपसे, तो फ्लूइडिटी किस में ज्यादा, आप बोलोगे सर गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, और सॉलिड में तो होती ही नहीं है, आप बोलोगे डू नॉट फ्लो।
इतना सही है? और सुने, अगर मैं बात करूं मिक्सिंग एबिलिटी, इसकी बात कर रहा हूं, मिक्सिंग एबिलिटी की। मिक्सिंग एबिलिटी क्या होती है? इसी को कुछ लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अभी आगे आएगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई दो चीज कितना जल्दी क्या हो जाएंगी? मिक्स। क्या हो गया? IFA, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मिक्सिंग एबिलिटी या डिफ्यूजन क्या होता है? कोई दो चीज कितनी जल्दी मिक्स हो जाएंगी। तो गैसेस बहुत तेज भागती हैं, है ना? अच्छा, तेज भागने का मतलब क्या है? एक चीज और पूछी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होती है? आप बोलोगे गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। कारण, जिनके पास मूव करने के लिए एरिया ज्यादा प्रेजेंट है वो तेजी से भाग पाएंगे। लिक्विड उतना तेजी से नहीं भाग सकते। क्यों? जैसे ही भागना शुरू करेंगे हो सकता है दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल मिले और उनसे जाके क्या कर जाएं? टकरा जाएं। बोलो। और सॉलिड तो अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसकी है? सॉरी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है? गैस की। उससे कम लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की। ठीक है? तो इसका मतलब सबसे जल्दी मिक्स कौन होंगे? आप बोलोगे सबसे जल्दी मिक्स होंगी गैसेस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। इस रूम में नाइट्रोजन भी है, इस रूम में ऑक्सीजन भी है। क्या दोनों ऑलरेडी मिक्स्ड हैं? हाँ, बढ़िया है। मान लो मेरे पास पानी है, ठीक है ना, और एक ऐसा पानी है जिसमें मैंने लेट्स सपोज शुगर डाल दी है, तो वो शरबत बन गया है। शरबत और पानी को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। क्या आपस में मिक्स हो जाएंगे? आप बोलोगे हो जाएंगे। मैं स्टर ना करूं तो भी हो जाएंगे? आप बोलोगे सर तो भी हो जाएंगे। थोड़ा हो सकता है स्लो हो, पर हो डेफिनेटली जाएंगे। कारण, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं और भागते भागते ऐसा होगा कि ए के मॉलिक्यूल बी में आएंगे और बी के मॉलिक्यूल ए में जाएंगे। क्या सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है? हाँ सर, हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैक बोर्ड हो, उस पर आप चौक से कुछ लिख के चले जाओ। मान लो आप 1 साल बाद फिर से आए स्कूल में, ठीक, आप देखोगे उस चौक को बिगाड़ना बहुत मुश्किल होगा। इवन अगर 7-8 दिन के लिए ही कहीं चले जाओ और रूम बंद हो तो उसको बिगाड़ने में बहुत ही मुश्किल आती है। फिर गीला कपड़ा लेके आना पड़ता है और बोर्ड को साफ करना पड़ता है। कारण, क्योंकि आपने बहुत टाइम दे दिया तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? डिफ्यूजन। चौक के पार्टिकल बोर्ड के पार्टिकल के साथ अच्छे से क्या हो गए? लॉक हो गए, जिसकी वजह से उनके बीच में अच्छा डिफ्यूजन हो गया और हमने बोला कि अब उनको बिगाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज पेंसिल बॉक्स है, उसमें इरेजर रख दो। कभी कभी ऐसा होता होगा कि भाई घर में अलमारी साफ कर रहे हैं मान लो, और पुराना पेंसिल बॉक्स निकला, ठीक है ना, तो उसमें देखोगे इरेजर चिपक जाती है पेंसिल बॉक्स में। ये भी किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से, कि आपने दो सॉलिड को बहुत टाइम तक छेड़ा नहीं, वो आपस में क्या हो गए? चिपक गए। ठीक है? तो डिफ्यूजन का रेट किस में ज्यादा है? गैस में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। देखिए जल्दी से। फ्लूइडिटी का उल्टा होता है रिजिडिटी। क्या होता है? यानी कि कौन सबसे देरी से फ्लो करेगा। आप क्या बोलोगे? सर सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, फ्लो ही नहीं करते, उसके बाद लिक्विड, सबसे कम गैसेस। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद ही आप लोगों ने कहीं सुनी हो और ये आ सकती है, फ्री सरफेस की बात करता हूं मैं। सॉलिड के अंदर कितने फ्री सरफेस होते हैं, लिक्विड के अंदर कितने फ्री सरफेस होते हैं, और गैस के अंदर कितने फ्री सरफेस होते हैं, ये बताओ। सबसे पहले फ्री सरफेस का मतलब समझो। देखो, जैसे ये सॉलिड है, इसको कहीं भी रखने के लिए क्या सपोर्ट की जरूरत है? नहीं। देखो मैं पकड़ा हुआ हूं इसको, ये आराम से रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। पर मैं आपसे कहूं ऐसे 2 उंगलियों से पानी पकड़ के दिखा दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं टीचर नहीं रहूंगा, फिर मैं जादूगर बन जाऊंगा। बोलो भाई। इसका मतलब सॉलिड के पास इनफाइनाइट फ्री सरफेस है, आप उसको कहीं से भी पकड़ लो वो आराम से टिक जाएगा। सही है? तो सॉलिड के पास कितने फ्री सरफेस होते हैं? इनफाइनाइट। लिक्विड के पास कितने फ्री सरफेस हो सकते हैं? मैक्सिमम। आप बोलोगे 1। कारण, अगर आपको ग्लास में पानी भरना है तो नीचे से
लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से उसको रोकना पड़ेगा। केवल कहां से खुला छोड़ सकते हो? ऊपर से। कितना फ्री सरफेस हुआ? केवल एक, ऊपर वाला सरफेस। बाकी कहीं से भी अगर आपने थोड़ा सा भी गैप छोड़ा, पानी क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा। सही है। तो सॉलिड के अंदर कितने फ्री सरफेस होते हैं? आप बोलोगे इनफाइनाइट। लिक्विड के अंदर कितने फ्री सरफेस होते हैं? आप बोलोगे एक। गैस के अंदर बताओ? 0। गैस के अंदर कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता। गैस को ऊपर से भी खोला तो गैस उड़ जाएगी। गैस के अंदर कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता। क्लियर? इसकी ब्राइटनेस कम हो सकती है। टच किया और ये चला गया तो कोई नहीं, फिर से लगा लेंगे। ऑलरेडी कमी थी। कहां पे? अगर इसको ऐसा करेंगे सब कुछ ही दिखना बंद हो जाए। डन? लिख लिया? चलें आगे। आइए सॉल्व करें। जी मैडम, बैठ के ही बता दीजिए, इतनी तकलीफ क्यों? बताइए। जी मैडम, क्यों? अ, अ, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब सॉलिड हैं। फोस्फोरस कैसे आंसर दे दिया तुमने? अगला बताओ। क्या हो गया? तुम्हारा भी आंसर कुछ और आ रहा है। कमार। फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सके, और फ्लो करने की टेंडेंसी किसके अंदर होती है? गैस और लिक्विड के अंदर। अगला बताओ। सोचो सोचो, क्या ये क्वेश्चन है? सी ऑप्शन। आइए देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल पास पास आने से डिस्टेंस मॉलिक्यूल के बीच में घट जाएगी। पहला ऑप्शन नहीं है। तो जहां जहां पहला आ रहा है उसको काट दो। कट गया साहब। अब देखो सेकंड दोनों में आ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सिखा रहा हूं। पहला गलत है, पता लग गया, तो ऑप्शन काट दो। ठीक। दूसरा दोनों में आ रहा है, दूसरा सही होगा, उसको क्यों ही चेक करना, तीसरा चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स कहां चले जाएंगे? दूर दूर। और जब वो दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब तीसरा सही है। तीसरा सही है तो मैं चौथा ऑप्शन पढ़ूं भी क्यों? आंसर कौन सा होगा? सी। पढ़ लेते हैं पर। दूसरा देखो, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर। बोलो भाई, एक रूम में 10 लोग थे, 8 बाहर निकाल दिए, 2 बचे, 2 को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख दो, है ना? तो जब कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो कम गैस बचेगी, कम गैस बचेगी तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकते हैं। फोर्थ तो सेकंड सही है। फोर्थ देखो, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस, ना ना ना, और हाइड्रोजन ऐड करोगे तो
उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियरली लिख रहा है, वॉल्यूम आपने सेम रखा है। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, सेकंड और थर्ड लिखना है क्या। ऐसा क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर की उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इनकी बात हम कर चुके हैं। तीन कारण हैं, कौन कौन से, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इतना इतना याद रखना बस, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तीसरा, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये तीन कारण हैं कंबाइनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज के सॉलिड, लिक्विड या गैस के होने के लिए। स्पेस बढ़ेगा, गैस की तरफ जाएगा, स्पेस कम होगा, सॉलिड की तरफ आएगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गैस की तरफ चला जाएगा, कम होगी, सॉलिड की तरफ आ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, सॉलिड की तरफ आ जाएगा, कम होंगे तो गैस की तरफ चला। अब ये समझ ना आए 10 बार पूछिएगा, 10 बार में ना आए 11वीं बार पूछिएगा, फिर भी ना आए चुल्लू भर पानी लेके पहले मुंह धोना, फिर पूछना। मुंह धोने से नींद टूट जाएगी आपकी। माधव मिश्रा जी समझ में आ रहा है, आप माधव मिश्रा को नहीं जानते हैं क्या, आप लोग वेब सीरीज नहीं देखते हैं, देखनी भी नहीं है, एंट्रेंस की तैयारी करनी है। मैं देख के आपको स्टोरी बता दिया करूंगा, ठीक है। इसकी बालवीर, बालवीर में जो आते हैं वो देखो मॉडल बन गई। हाँ, तुम अभी तक बालवीर पे ही पड़ी हो, ग्रो अप मैन। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। लिखा, लिखो, लाइट की स्पीड से लिखिए। आज कौन कौन गायब है, सारी गायब है लगभग, सबको लगा होगा ऑनलाइन भी होगी, ज्वाइन कर लेंगे। ऑनलाइन में पता नहीं क्या हो गया, कैमरा ना फ्रंट कैमरा ऑन होने लगा, तब इस कैमरे की जगह ये वाला ऑन हो रहा है, तो उसमें 2 लाइव चले भी गए हैं, उसमें हम निखिल सर और अकबर सर दिख रहे हैं, तारा ने मुझे भेजा भी है। हाँ, बहुत सीरियसली मैं उस पर काम कर रहा था, निदा ने भेजा है। फ्रंट कैमरा ऑन था, ये अच्छा हमने कुछ बोले नहीं। चलो खैर, डिफ्यूजन पढ़ा चुका हूं, देख लो बस एक बार। देखो जैसे यहां नॉर्मल लिक्विड है, नॉर्मल एयर है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रोमीन के वेपर होते हैं रेडिश ब्राउन कलर के। ब्रोमीन के वेपर कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के। ब्रोमीन का लिक्विड भी किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन को पानी में डाल दो, पानी का कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन, है ना। तो एक बार हमारे पास नॉर्मल गैस थी, एक बार ब्रोमीन थी, बीच में यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ था, हमने ढक्कन को खोल दिया, थोड़ी देर बाद हमें पता लगा दोनों कंटेनर में कैसे कलर आ गया, रेडिश ब्राउन। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, मिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो। हाँ, भेज देंगे, इसमें क्या है, जहां से बनाइए वो सोर्स भेज देंगे, और भी कुछ लिखा होगा, बुक दे देंगे, और क्या है, वो क्या करना। चलें आगे, हा करिए।
अच्छा सवाल है ये, गुड क्वेश्चन। एक दो PYQ भी कराते हैं लेके। हाँ जी बताइए। इंडिया वोट्स बी, डी। वाओ, देखा, अच्छा सवाल है ना, आंसर अलग आ रहे हैं उसमें। चलिए वोट डलवाते हैं। हाँ जी, ए वाले कितने हैं? ए फॉर अग्रिम बताइए। ए वाले, ए वाला कोई नहीं है माइला। बी वाले 3, गोरियां बी पर हैं। सी, सी एक है। डी, डी वाले 2 हैं। आप दोनों नोटा वाले, सर हम आपके साथ हैं, आप जो बोलेंगे वही आंसर हो जाएगा। इसमें पाप क्या है ये बताओ, ये क्यों गलत है? हाँ ये गड़बड़ है ये। मैटर की चारों प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल। चाहो तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन से? मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ज्यादा या कम पर स्पेस तो होता है। और तीसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। सभी मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, चाहे ज्यादा या कम। ठीक है। और अगर आपके पास मान लो कोई लिक्विड है या गैस है, गैस में जो पार्टिकल या लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ये कैसा मोशन होता है? ये जिग जैग मोशन होता है। कुछ किताबें इसको इरेटिक मोशन लिखती हैं। जिग जैग मोशन या फिर इरेटिक मोशन। कैसा होता है ये? मान लो यहां है, यहां गया, यहां आया, यहां गया, यहां आया, यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया, यहां आ गया। ये क्या है? जिग जैग मोशन। इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या? जिग जैग। ओके, जिग जैग, जिग जैग नहीं, जिग जैग। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप देखो, डायरेक्शन चेंज करने से पहले ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। देखिए, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, आएगा कभी ना कभी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ब्राउन, तुमने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। ब्राउनियन मोशन लिक्विड और गैस में जब कोई पार्टिकल जाते हैं वो करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा एयर में कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन से टाइप का मोशन कर रहे होते हैं? ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन। ठीक है ना। या पॉलन ग्रेन को पानी में डालो, तो ये जिन्होंने देखा था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ब्राउन रंग नहीं लिखा था, इनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। तुम लोगों को मीम ही नहीं पता होते, हंसते ही नहीं हो तुम लोग मेरे जोक्स पे, पोपट हो जाता है मेरा। ब्राउन रंग गाने के ऊपर बहुत डिबेट है। हाँ, हनी सिंह बोलता है उसने लिखा है, बादशाह बोलता है उसने लिखा है।
तो हनी सिंह कौन है, बादशाह कौन है? हे भगवान, हे प्रभु। चलो ठीक, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन की खोज करी है, उसको ऑब्जर्व किया किसके अंदर? पॉलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक, कैसा मोशन होता है? जिगजैग मोशन या एरेटिक मोशन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे अब हम लोग। आइए ध्यान से सुने। कॉमन यूनिट कौन सी होती है टेम्परेचर की? हाँ, कॉमन यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। ही नहीं रहा है, डिग्री सेल्सियस ये दिख रहा है। और ऐसा यूनिट कौन सी होती है? केल्विन। थॉमस केल्विन नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर ये केल्विन पड़ी है ना। और इनका भी कुछ नाम था, आगे सेल्सियस लिखते थे ये, ठीक है ना। तो उसके नाम पे इनकी यूनिट का नाम पड़ा डिग्री सेल्सियस। मैं बनाऊंगा तो डिग्री सिंगल हो जाएगी वो। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या है? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर आप 273.15 जोड़ दोगे तो वो केल्विन टेम्परेचर बन जाता है। हाँ, कई कई किताबों में 273 लिखा होता है, एग्जैक्ट ये है 273.15। आप 273 मान के कर लेना, ठीक है। किसी को ये पता है तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, पर ज्यादा सही ये है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे कहा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, चलो मैं ये वाला बता दे रहा हूँ ना, 273 केल्विन। लेकिन अगर ऑप्शन हुआ 273.15 तो फिर कौन सा मार्क करोगे? 273.15। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन? 273 प्लस 25 298 केल्विन। बोलो भाई। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन? 373 केल्विन। बोलो। ठीक है, ठीक। अच्छा, कुछ केल्विन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें। क्या क्या? केल्विन बोलते हैं, डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, 0 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब केल्विन टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव जा सकता है, पर केल्विन में टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जा सकता, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब ही हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। बोलो भाई, अगर केल्विन की वैल्यू 0 रख दूं तो डिग्री सेल्सियस की कितनी आ जाएगी? -273.15 डिग्री सेल्सियस। आज तक वैज्ञानिक इस टेम्परेचर तक पहुंचे ही नहीं है, यानी कि लैब में आज तक 0 केल्विन तक अचीव नहीं हुआ, तो माइनस केल्विन तो बहुत दूर की बात है। हाँ, थ्योरेटिकली बना सकते हो आप, थ्योरेटिकली बनाने में कोई दिक्कत नहीं है कि भैया -300 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, वो कर लो आप, वो कोई टेंशन नहीं है। पर प्रैक्टिकली आज तक लैब में नेगेटिव टेम्परेचर केल्विन में नहीं खोजा गया। अगर कहीं पर लिखा हो दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट एट एब्सोल्यूट जीरो, क्या लिखा हो? एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। टेम्परेचर लिख कर नहीं देगा, बोल देगा ये कहां हो रही है? एट एब्सोल्यूट जीरो। उसका मतलब क्या होगा? 0 केल्विन। इतनी बातें समझ गए? ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है गंवार। ठीक है, चलें आगे। चलो, एक टेम्परेचर आपने और सुना होगा, कौन सा? डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना लिख लिया? चलो, इसको हटा रहा हूं, इरेज ऑल स्लाइड। आइए, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है 9/5 + 32।
9/5 प्लस 32, यानी कि डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर दिया हो उसमें 9/5 का गुणा दो, उसके बाद उसमें जोड़ दो कितना 32, 32, तो क्या आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट? जल्दी जल्दी जल्दी। तो बोलोगे 25 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 45 प्लस 32 कितना हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक ठीक अच्छे ओके। मुझे बताओ उस टेम्परेचर की वैल्यू जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में सेम हो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम होता है? इंडिया वोट्स बताइए। मुस्कुला क्यों रही हो? सॉल्व करो। कैसे करेंगे सॉल्व? बोलो गाइस। आप बोलोगे सर दोनों जगह बराबर कोई वैल्यू रख दो, दोनों जगह क्या मान लो x। सर x मत बोला करो, उसकी याद आ जाती है। दोनों जगह क्या मान लिया मैंने x। अब क्या करूंगा इसको इधर लिया हो तो बोलोगे x माइनस 9x अपॉन 5 बराबर 32। एलसीएम लो, ये आ जाएगा माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। 4 8 जा 32, x इज इक्वल टू माइनस 40, यानी कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑल्सो। चेक करना है चेक कर लो, यहां पे पुट करो माइनस 40। कुछ गड़बड़ हुई है? तो ये हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तैयारी है? देख लो फिर। चलें आगे, पुट करके देखो यहाँ पे जैसे ही आप माइनस 40 लिखोगे क्या हो जाएगा -8 डिवाइड देके 8 9 जा 72, तो -72 प्लस 32 कितना आया -40। तो जब इसको रखा -40 तो ये भी आ गया -40। ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन याद हो गया? क्या इनके कन्वर्जन आप आपस में कर लेंगे? एक और करके बता दीजिए। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में। कौन करके बताएगा? पुट कर दो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यहां पे रखो 5, 5 बराबर x गुणा 9/5 प्लस 32। बोलो भाई 32 को इधर ले आओ, 32 में से 5 गए तो कितने बचे -27 बरोबर 9x अपॉन 5। क्या 9 3 जा 27 होते हैं? बोलो भाई। और क्या 5 3 जा 15 होता है? x बरोबर कितना आया -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ठीक। चलें आगे, चलो वाओ। आइए अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ओर
चलेंगे, एक स्टेट से कहां चलेंगे, दूसरी स्टेट की ओर। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये काम हम दो चीजों की मदद से कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके या फिर प्रेशर चेंज करके। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले दो तीन बातें और सुनो। यहां पर हमने जहां ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर ऑर्डर, यहां पर एक ऑर्डर और लगाइए, वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर का। वैसे वेपर प्रेशर कुछ अलग चीज होती है, पर अभी आप ऐसा समझ लो वेपर प्रेशर है मतलब वेपर का प्रेशर, अभी के लिए समझो। वैसे वेपर प्रेशर वेपर का प्रेशर नहीं होता, ये कुछ अलग चीज है। पर अभी के लिए अगर ऑर्डर लगाना हो मुझे, एक बात बताओ, वेपर में सॉलिड जल्दी जाएगा या गैस, मतलब गैस तो है ही वेपर, खैर लिक्विड जल्दी जाएगा या सॉलिड? आप बोलोगे सर देख के तो ऐसा लग रहा है कि लिक्विड जल्दी जाएगा, सॉलिड पहले किस में आएगा, लिक्विड में, उसके बाद कहां जाएगा, गैस में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सॉलिड्स का वेपर प्रेशर सबसे मिनिमम होता है? बोलो भाई, ठीक, बस लिख लो इतनी बात, सॉलिड्स हैव लो वेपर प्रेशर, ऐसा लिख लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पे कंप्रेसिबिलिटी का भी ऑर्डर लिखना चाहूं, ये सारे ऑर्डर याद रखिएगा। कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, नहीं हल्का हल्का, रबड़ अमोर्फस में है, ठीक है। चलें आगे, बोलो, आइए लेट्स गो आगे। ओके, हाँ, तो हम किसी की भी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, दो चीजों की मदद से, पहला तापमान और दूसरा प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दबाव, ठीक है ना। तापमान और दबाव की मदद से हम किसी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम लोगों पे कोई दबाव लगाए, लोग पागल हो जाते हैं ना एकदम से, मन में गालियां निकलती हैं उसके लिए। आइए, तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाती है कोई चीज तो उसको बोला जाता है मेल्टिंग, लिक्विड से जब गैस में जाती है तो बोलते हैं बॉइलिंग, गैस से जब लिक्विड में आती है तो बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से जब सॉलिड में आती है तो बोलते हैं फ्रीजिंग। ये चार प्रोसेस हैं। तो व्हाट इज मेल्टिंग, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। व्हाट इज बॉइलिंग, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीजें बची हैं, वो भी बताएंगे। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में ले जाना हो क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन नहीं, सब्लिमेशन। और गैस को अगर डायरेक्ट सॉलिड में लाना हो तो डिपोजिशन, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है जी। ओके, इधर से इधर जाना है तो हीट करना पड़ेगा, इधर से इधर जाना है तो कूल करना पड़ेगा, इतना ठीक। अब पानी के लिए याद रखना है, देखो मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या फ्रीजिंग, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। इस केस में वो टेम्परेचर बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट, इस केस में कंडेंसेशन पॉइंट, इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं पानी की, H2O, तो देखो H2O का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट, सेंटर पॉइंट नहीं है, कंडेंसेशन पॉइंट, क्या होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है चे, ठीक। दो हो गए 0, दो हो गए 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी आइस में बदलना शुरू हो जाएगा, या ऐसे बोलो सर
0 डिग्री सेल्सियस पर आइस पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सही है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा? गैस में। 100 डिग्री सेल्सियस से पहले अगर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या मैं उसको बॉइलिंग बोलूंगा? आप बोलोगे नहीं बोलूंगा। बॉइलिंग इज डिफाइंड ओनली एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चारों प्रोसेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन होती हैं। वो पॉइंट अगर नहीं आया तो इस प्रोसेस को ये नाम नहीं देंगे। ठीक है चे, इतना क्लियर? कोई समस्या? कोई ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो सबलाइम होते हैं या सब्लिमेशन शो करते हैं। आप बोलोगे सर कपूर, कैम्फर, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है? आपने देखा होगा पुराने घरों जिनमें गेहूं वगैरह रखे जाते हो या कपड़ों में सफेद कलर की एक गोली डाली जाती है, ठीक है ना, इंसेक्ट वगैरह से बचने के लिए। वो क्या करते हैं? वो सीधे सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में। सोचो लिक्विड में कन्वर्ट होते तो क्या होता? कपड़े खराब हो जाते। नेप्थलीन के अलावा और कौन है? आयोडीन। और कौन है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को बोला जाता है ड्राई आइस। सूखी बर्फ नहीं है ये, बस बोलते हैं ड्राई आइस। और कौन कौन है? एक होता है एंथ्रासीन। क्या होता है? एंथ्रासीन। ये 5 मॉलिक्यूल हैं। नेप्थलीन क्या होता है? नेप्थलीन बॉल जो कपड़ों में, वो तो यूज हो गया। होता क्या है? आयोडीन क्या होता है? बताइए। कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे। जैसे कैम्फर है, जैसे नेप्थलीन है, वैसे ये कंपाउंड है एंथ्रासीन। तो कोई पूछे CO2 क्या होता है? कंपाउंड है, कार्बन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। ऐसे ही एंथ्रासीन कार्बन से बना होता है और हाइड्रोजन से बना होता है। एंथ्रासीन में ऐसे करके 3 बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन का नाम सुना है आपने? हाँ, ये एक बेंजीन है। इससे एक और जोड़ो, ये हो गया नेप्थलीन। कौन बन गया? नेप्थलीन। इसमें एक और जोड़ दो, ये क्या बन गया? एंथ्रासीन। ये है एंथ्रासीन। ठीक है। तो बेंजीन की बड़ी बहन नेप्थलीन, नेप्थलीन की बड़ी बहन एंथ्रासीन। इनकी बुआ वगैरह भी हैं, वो बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। लेट्स गो आगे। तो यहां तक कोई समस्या? वाओ। अब लेटेंट तो बंद हो गया, लेटेंट हीट ही पढ़ लेते हैं। आइए लेट्स टॉक अबाउट लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। इसको समझो जरा। मान लो तुम पानी को गर्म कर रहे हो, पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, पानी का टेम्परेचर पहुंच गया 100। तुम हीटिंग जारी रखो, यानी कि और गर्म करे जा रहे हो, थर्मामीटर लगा दो, तुम देखोगे पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। कारण, क्योंकि अब जो तुम हीट दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अचीव होने के बाद, वो सारी की सारी हीट कहां यूज हो जा रही है? उस पानी को लिक्विड से वेपर स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो वो आपके थर्मामीटर में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो छिप गई फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। इसी छुपी हुई हीट को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही होता है छुपा हुआ। सही है। जैसे आपके पास मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है और पानी भी है, ठीक है, बढ़िया है, हो भी सकते हैं दोनों, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वो ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पे बर्फ पानी में आती है और पानी बर्फ में जाता है। बोलो भाई। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लो आपके पास कुछ बर्फ है और कुछ पानी है, आपने हीट देना शुरू किया। आप हीट दे रहे हो, लेकिन आप पाओगे पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक सारी की सारी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप हीट दे रहे होगे वो कहां यूज होगी? बर्फ को पानी में पिघलाने के लिए। इतना क्लियर है सबको? इस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो एक बार आपने दी पानी को
वेपर बनाने के लिए, एक बार आपने दी बर्फ को पानी बनाने के लिए। तो जब बर्फ को पानी बनाया यानी कि सॉलिड को लिक्विड बनाया तो ऐसी हीट को बोला जाता है, ऐसी लेटेंट हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपने लिक्विड से वेपर में गए तो बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट क्यों दी जाती है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे बताओ, अगर किसी सब्सटेंस की लेटेंट हीट ज्यादा है तो वो जल्दी वेपराइज होगा या देर से होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, अब यहां से हम उस पोर्शन पे पहुंच चुके हैं जहां से अब तक एएमयू ने सवाल पूछे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, वहां से कोई खास सवाल नहीं आया, मतलब 1 घंटा वेस्ट। हाँ ठीक है ना, पर अब से जो पढ़ाऊंगा उन सबसे सवाल लाइनों से आए हैं। बताओ, अगर किसी सब्सटेंस की लेटेंट हीट ज्यादा है तो वो जल्दी वेपराइज करेगा या देर से करेगा? उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? लेटेंट हीट अगर ज्यादा है, इसका मतलब लेटेंट हीट कौन सी हीट है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए दी गई होगी। लेटेंट हीट ज्यादा दी गई है, इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहे होंगे, तभी तो आपने ज्यादा हीट दी। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहे होंगे तो वो चीज देर से वेपराइज होगी। सही है? एनालॉजी समझ में आ गई जो मैंने बोली? अगर आपने लेटेंट हीट ज्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा थे, इसका मतलब वो देर से वेपराइज होगा। तो अगर किसी सब्सटेंस की लेटेंट हीट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, या वो वेपराइज होगा स्लोअर। लिखो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी की लेटेंट हीट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैं, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैं तो वो वेपर में उतनी ही देर से जाएगा। तो इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, अ सब्सटेंस विद हाई वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट विल evaporate slowly. Very important. A substance with high value of latent heat will evaporate slowly. चलें आगे, दोनों लेटेंट हीट आपको समझ में आ गई? आइए, इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन? पानी से गैस में बदलना या लिक्विड से वेपर में बदलना? बॉइलिंग पॉइंट से क्या बताया? हाँ, ये अब सही डेफिनेशन ही, दोनों को जोड़ लो। कोई लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तब उसको क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन। लिख लीजिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे भी बदलेगा वो लिक्विड वेपर में, लेकिन तब हम उसको इवेपोरेशन नहीं, तब क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। तो जो बॉइलिंग पॉइंट पर हो वो बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। याद रखना, इवेपोरेशन सरफेस पर होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। लेकिन बॉइलिंग में आपने देखा होगा पूरे वाटर में बबल्स बन जाते हैं, है ना? तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना।
फिनोमिना। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, बोलो भाई, सही है। लेकिन इवेपोरेशन का कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के सारे टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है। अच्छा, प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पर, इस बात को याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। आपको पता है हम लोग दाल बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों नहीं नॉर्मल भगोने में दाल बना लेते? क्योंकि दाल को बनने से पहले उसको गर्म पानी में काफी देर तक रुकना पड़ेगा, ताकि दाल थोड़ी सी क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। कभी आपने देखा होगा मम्मी लोग कुकर वगैरह खोल के उसको देखती हैं कि भाई दबा के कि हाँ सॉफ्ट हो गई, इसका मतलब बन गई है वो, है ना। तो अगर उसको बहुत ज्यादा देर तक गर्म पानी में पड़े रहना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि पानी इवेपोरेट ना हो। अब मान लो आप नॉर्मल भगोने वगैरह में कर रहे हो, वो तो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक, तो पानी को आप गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस आते ही क्या होगा, पानी तेजी से क्या होगा, वेपराइज होगा, दाल नीचे पड़ी रह जाएगी, पूरा पानी उड़ जाएगा, दाल कभी भी बन नहीं पाएगी। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी कि जो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा था, हो सकता है वो उसके आगे या ज्यादा टेम्परेचर पर हो। तो इसका मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का पहुंचा, पानी गर्म तो उतना ही है जितना पहले हो रहा था, लेकिन अब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो क्या दाल ज्यादा देर तक गर्म पानी में डली रहेगी? तो क्या वो जल्दी टूट जाएगी? बोलो भाई। और मान लो प्रेशर कुकर का भी एक फिक्स प्रेशर है कि भैया इतने तक सरवाइव कर पाओगे, उससे ज्यादा जैसी प्रेशर पहुंचा तुरंत क्या होगा, सीटी बच जाएगी और एक्स्ट्रा जो वेपर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इस तरीके से कुछ ही पलों में हमारी दाल क्या हो जाएगी, तैयार। सही है। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जब जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे नीचे आते हो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑल्टीट्यूड्स पर दाल वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतना क्लियर? याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बैक टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। आइए जरा बात करते हैं कैसे कैसे करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कारण टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है वो गैस की तरफ जाना चाहता है। याद रखना ये वाली बात, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दोनों बातें याद रखना, ठीक है। अच्छा, इवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन कैसा होता है, लीनियरली बढ़ता है या एक्सपोनेंशियली बढ़ता है? तो याद रखना, इवेपोरेशन का रिलेशन टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि आप ये नहीं बोलोगे रेट ऑफ इवेपोरेशन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आएगा, ऐसा लीनियर नहीं आता। कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। एक बात हो गई। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कारण मान लो एक छोटा सा गिलास है, एक बड़ा ऐसे करके टब है, तो यहां पर ज्यादा सरफेस है आपके पास जो हवा में उड़ सकता है, यहां पर कम सरफेस है जो हवा में उड़ सकता है। यहां इवेपोरेशन जल्दी होगा, यहां इवेपोरेशन देर से होगा। आपने देखा होगा प्याली से गर्म चाय पीना आसान है, कप से गर्म चाय पीना
मुश्किल है, कारण प्याली में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आप मस्त चुस्की मार के उसको पी सकते हैं, पर कप में ये पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जो लोग छत पर सोते हैं, सोने से पहले छत पर पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है भाई, छत की गर्मी को यूज करके पानी उड़ जाता है। बोलो भाई, तो छत की गर्मी को यूज किया किसके लिए, लिक्विड से वेपर में जाने के लिए। तो वो जो गर्मी उसने ली उसको क्या बोलूंगा मैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है, तो छत क्या हो गई आपकी ठंडी और पानी क्या हो गया, इवेपोरेट। ऐसी मटके में होता है अर्दन पॉट है ना, उसमें क्या होता है छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उससे थोड़े से वाटर के मॉलिक्यूल्स कहां जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, सरफेस पे आ गए। अब सरफेस पे आ गए तो मटके की गर्मी को एब्जॉर्ब करके कहां चले जाएंगे, वेपर में, और मटके का पानी अंदर का क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशन है किसके, इवेपोरेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। यहां तक क्लियर है, ठीक। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हवा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, तो विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वायु में नमी बढ़ी, अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा, तो इवेपोरेशन का लेवल या रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं या फिर गर्मी में, गर्मी में, कारण क्योंकि जब गर्मी होती है तो हवा में ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है, कम होता है, तो इसकी वजह से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी पानी है एयर में, इसकी वजह से ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है, इवेपोरेशन की चारों बातें समझ में आ गई। एक बात और याद रखना, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। क्या मतलब है ये कूलिंग इफेक्ट का, देखो ऐसे समझो, एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कई टाइप की एनर्जी रखते हैं। जैसे कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, या ऐसे समझो बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम एनर्जी होती है, बहुत कम ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास एक मॉडरेट अमाउंट की एनर्जी होती है। क्या बोला मैंने, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक मॉडरेट अमाउंट की एनर्जी होती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ऐसी हर जगह होता है, जैसे बहुत ज्यादा अमीर लोग बहुत कम है, बहुत ज्यादा गरीब लोग बहुत कम है, मोस्टली कैसे हैं, मिडिल क्लास। बहुत ज्यादा दुखी, एकदम मैयत छाई हुई है जिंदगी में, ऐसे बहुत लोग कम हैं। एकदम खुश, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना, ऐसे भी बहुत कम है। मोस्टली लोग कैसे हैं, कभी खुशी कभी गम। बोलो भाई, सही। तो यहां पर क्या होगा, जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे वो कभी ना कभी घूमते घामते सरफेस पे आएंगे, और सरफेस पे जैसे ही आएंगे उनके पास हाई एनर्जी है, उनका मन तो करेगा क्यों ना थोड़ा हवाओं में उड़ा जाए, और वो हवा में उड़ जाएंगे। चूंकि वो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल थे, वो वाटर के सरफेस को छोड़ गए, यानी कि अब आपके लिक्विड कंटेंट की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इसलिए इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्लियर है इतनी बात, बोलो, देख लो ये वाली बात। क्या रिपीट करना है फिर से, कॉजेस कूलिंग वाला फिर से सुनिए। देखिए इस मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो बहुत हाई एनर्जी के होंगे। तो क्या वो लिक्विड के वाटर के सरफेस को छोड़ सकते हैं, आप बोलोगे छोड़ देंगे। अगर उन्होंने छोड़ा तो क्या हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल इस लिक्विड से गायब हो गया। ऐसा समझो इस लिक्विड में 5 मॉलिक्यूल हैं, एक की एनर्जी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 10 है। टोटल कितनी हो गई, कुछ हो गई है ना, ठीक। अब मान लो ये 10 एनर्जी वाला मॉलिक्यूल उड़ गया, तो क्या पूरे लिक्विड की एनर्जी कम हो गई,
और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट शो होता है। यहां तक क्लियर? चलें आगे। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन, गेट द आंसर। जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी करें, देर ना लगाएं। हो गया? Which of the following energy is absorbed during the change of state of a substance? Latent heat। अगला बताओ, अगला बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। हो गया? डन। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं। Which of the following factors are responsible for change in state of solid CO2 when kept exposed to air? ठीक है, तो सॉलिड CO2 डायरेक्ट किस में जाएगा? गैस में। तो पूछने जा रहा है वो कि सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। प्रेशर बढ़ाने से क्या ऐसा होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा हो सकता है? प्रेशर घटाने से ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है। टेम्परेचर घटाने से ऐसा होगा? नहीं। कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? सेकंड और थर्ड, सी। अगला, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंटर्स अवर बॉडी सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लीव द बॉडी सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ। दिस इज योर होमवर्क। सोच के आइएगा, देखते हैं। दिस इज योर होमवर्क। Answer will be among B or C. Option will be among B or C. खैर चलिए, अब इसको छोड़िए, ये हो गया हमारा डिंग डोंग डिंग डोंग। आइए अब दो तीन बातें और समझ लेते हैं, जरा काम की हैं। जैसे तुमसे कोई बोले कि मेरे पास 100 सोनू फिरकी ले रहा है पेन। मान लो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस की ही स्टीम है। ज्यादा खतरनाक कौन? स्टीम। क्यों? मोर डेंजरस। कारण, क्योंकि इसके अंदर है मोर एनर्जी। एक तो टेम्परेचर दे रहे हो, वो तो है ही है, साथ में 100 डिग्री सेल्सियस देने के बाद पानी ने तो हीट ली ही नहीं। पानी तो सारा का सारा उस हीट को यूज करके कहां पहुंच गया? स्टीम में। तो वो सारी की सारी हीट किस में एब्जॉर्ब हो गई? स्टीम में। तो स्टीम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद एक एक्स्ट्रा हीट मौजूद है जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस बात को लिख लेना, वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर वेपर के अंदर ज्यादा होती है एनर्जी देन लिक्विड वाटर। यहां तक क्लियर? अब क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में जरा डिफरेंस लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरफ लिखिए अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, लेकिन इनका
वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमॉर्फस सॉलिड का वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनके हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू फिक्स होती है। इनकी वेरिएबल होती है, इनकी फिक्स होती है। हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन अमॉर्फस के अंदर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसको समझ लो। जैसे मान लो सॉलिड एक NaCl है, तो NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है। मान लो पहले Na प्लस था, फिर Cl माइनस था, फिर Na प्लस था, फिर Cl माइनस था, फिर Na प्लस था, फिर Cl माइनस था, प्लस माइनस। फिर देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस। क्यों? प्लस के पास माइनस होना चाहिए। ओह सॉरी, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही तो है। पहली लाइन में बोल रहे हो। तो मैं प्लस के पास माइनस रखने हैं, माइनस के पास प्लस रखने हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। आगे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर तुम लीनियरली चलोगे तो तुम्हें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मिलेगा। लेकिन अगर तुम डायगोनली चलोगे तो तुम्हें प्लस 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 मिलेगा। तो क्या डिफरेंट डायरेक्शन में तुम्हें डिफरेंट प्रॉपर्टी नजर आ रही है? बोलो। इसमें लिख लो क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इसी टेंडेंसी को बोला जाता है एनआइसोट्रोपी। क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपी। चैप्टर यहां खत्म हो रहा है, आप लोग इसके वो लगा के लाएंगे क्या, PYQs को क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपी। लेकिन ऐसा कुछ भी अमॉर्फस में नहीं होता, तो अमॉर्फस को बोलते हैं, इनके अंदर होती है कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोट्रोपी। अमॉर्फस सॉलिड को कुछ लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका एग्जाम्पल है ग्लास, ग्रेफाइट, और क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है डायमंड। सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लिख लो एक और बात। अमॉर्फस सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। समझाएंगे नहीं, बस लिख लो, अगर आ जाए तो मार्क कर देना। अमॉर्फस सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन में लिख लो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया। क्रिस्टलाइन हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उल्टा हो गया है, सही कर लीजिए। क्रिस्टलाइन हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस हैव
शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहां तक क्लियर? इस तरीके से आपका ये चपेटर हुआ तमाम। क्या एक दो सवाल करना चाहेंगे आप? बताइए। तो लिखिए फिर। देखिए, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी? Which process involves maximum absorption of energy? पहला melting, दूसरा boiling, तीसरा sublimation, चौथा condensation। melting, boiling, sublimation, condensation। melting, boiling, sublimation, condensation। मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। बताइए इंडिया वोट्स, कौन सा आएगा? सब्लिमेशन। सबसे पहली बात है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्ब कब होगी एनर्जी? जब वो सॉलिड से गैस की तरफ जाएगा। और रिलीज कब होगी? जब वो गैस से सॉलिड की तरफ आएगा। और सॉलिड से गैस की तरफ जाने में क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ठीक है, एक और देखो। Which of the following is not possible at equilibrium? Which of the following is not possible at equilibrium? Option A, liquid and vapor coexist at boiling point. Solid and liquid coexist at melting point. Gas and liquid coexist below boiling point. D, liquid exist above boiling point at same pressure. इनमें से कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। घोर कलयुग असत्य का चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना। मान लो तुम्हारे पास दो गैस हैं ए और बी, इनका टेम्परेचर सेम है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ये मेरी तरफ से एक ईद ऑफर। ईदी ईदी बताइए आंसर। मैडम बड़ी शांत हैं आप, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। कुछ बोलिए, गलती बोल दीजिए। गलत बोला था, एक और बार बोल दीजिए। गलत बता रही हैं आप। डी होगा शायद। शायद की कोई जगह नहीं है। कौन सा होगा? वोटिंग करवाते हैं। ए के साथ कौन कौन है? ए को तुम लोग छोड़ दे रहे हो। बी के साथ कौन कौन है? एक। जिसने आंसर नहीं दिया भाई साहब मेरा मुक्का पड़ेगा उसको। सी के साथ कौन कौन है? डी के साथ कौन कौन है? आंसर क्यों नहीं दिया? बताइए कौन सा होगा? सी। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या लिक्विड और वेपर दोनों हो सकते हैं? हाँ, अरे बॉइलिंग पॉइंट अभी तो बात करी थी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ज्यादा खतरनाक है स्टीम। तो इसका मतलब नहीं, वो तो ठीक है स्टीम थी, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों लोग हैं ना, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है। सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं क्या? हाँ, हमने बात करी थी 0 डिग्री सेल्सियस पर।
पानी बर्फ में जाता है और बर्फ पानी में आती है, तो दोनों का ट्रांजिशन पॉइंट है, दोनों हो सकते हैं। गैस और लिक्विड क्या दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट से पहले? हाँ, इवेपोरेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही तो लिक्विड किस में जाता है, वेपर में। पर क्या लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के बाद कर सकता है? भैया ऐसा हो रहा है तो फिर से हवन वगैरह कराइए, घर में कुछ है। कौन सा आंसर गलत है? ऑप्शन नंबर डी। विद दिस आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग होता है समाप्त। हैप्पी एंडिंग। मजा आया? समझ में आ गया चैप्टर? क्वेश्चन हो जाएंगे सारे आपके पास। अब जो किताब हो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जितने डाउट आए आपको सब लेके आने हैं। मान लो आपने 100 क्वेश्चन करे, आपसे 90 नहीं बने, आप 90 लेके आइए। वी विल डिस्कस इन द क्लास इटसेल्फ। जो किताब हो, जिस कोचिंग की हो, जिस लेवल की हो, जैसा भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा हम आपसे कह देंगे अरे आप यहां पढ़ रहे हैं, आप दूसरे कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम, जरूर करो। ठीक है, चलो बाय बाय।